जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज है 19 ऑफ मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर अप करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड गाइज, आपको बता दें, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आप इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैचेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की। तो फटाक से इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और बताओ कि आप करंट अफेयर्स की क्लासेस फॉलो करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। और इसके अलावा गाइज, ये हैं आज के टॉपिक्स जिनको हम लोग एक एक करके जो है वो कवर अप करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोग के कमेंट्स देख लेता हूं। और जब तक आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगी वे तो आपको ध्यान से सुनना ही है। प्लस साथ ही साथ कुछ चीजें होंगी टॉपिक्स के अंदर जो मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना है। तो पायल भारती जी का आंसर आया है, आयुष गुप्ता ने आंसर दिए हैं, ईशा ठाकुर ने, आयुषी सिंह ने, समीर भटनागर ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने लास्ट लेक्चर का भी, अच्छा मैंने आपको बोला था कि कल संडे, कल एक्स्ट्रा क्लास होगी यार। मैं आउट ऑफ टाउन जो है वो चला गया था किसी काम से। आज सुबह ही बस अभी लौटा हूँ यार। मतलब मुझे अभी आए हुए करीब दो घंटे ही हुए हैं। अभी 11:30 बज रहा है, 1 बजे तक आपके पास लेक्चर जो है वो अपलोड होगा। तो 2 ही घंटे हुए हैं मुझे आए हुए। और मतलब मैं प्रॉपर नहाया भी नहीं हूँ अभी, बट मैंने कहा कि यार प्रायोरिटी जो है वो अभी वो देना है, क्लास जो है वो लेना है। तो फटाक से बस मैं डायरेक्टली प्रिपेयर किए, कंटेंट को गो थ्रू किए, पूरी चीज़ों को। हालांकि ट्रैवल करते हुए गो थ्रू कर ही रहा था मैं चीज़ों को। बट अब फाइनली पहले मैंने सोचा कि क्लास लूंगा, फिर उसके बाद नहाना और पूरी चीजें जो है वो चलती रहेंगी। आयुषी सिंह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसी कोई? दीपांशी, श्वेता यादव। हाँ, कोई बताएगा नहीं कि मेडिकल कंडीशन जो है वो पहले से। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई थिंक किसी का कोई डाउट जो है वो यहाँ पर है नहीं। ठीक है, चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी पर्टिकुलर टाइम। तो ये वाला टॉपिक आपको गाइस याद हो तो हमने कुछ समय पहले भी जो है वो डिस्कस किया था। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आईएमएफ में ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो ये टॉपिक है जिसके तहत हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान को लोन प्रोवाइड किया गया है, तो क्या इंडिया इसके सपोर्ट में था? अच्छा, क्या इंडिया ने सपोर्ट में वोट डाला या वोट नहीं डाला? मतलब नो वोट डाला? बताओ, इसका आंसर कौन बताएगा? क्या इंडिया ने सपोर्ट में वोट डाला या फिर इंडिया ने बोला कि नहीं यार उसको वोट नहीं देना है, नो वोट दिया? तो अगर आपने ध्यान से पुराने लेक्चर्स को सुना है तो आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि आईएमएफ का जो वोटिंग क्राइटेरिया होता है उसमें नो वोट का तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। या तो आप सपोर्ट में वोट डालो या फिर एब्सटेन कर जाओ, यानी कि वहां पर शामिल ही ना हो। राइट, उस प्रक्रिया में तो हमने एब्सटेन किया था, हम वहां पर शामिल ही नहीं हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर ऑलरेडी इतने ज्यादा लोन्स हैं। ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरी बात, वो प्रॉपर कंप्लाइंसेस को फॉलो नहीं कर रहा है, टेररिस्ट फंडिंग वो करता है, सभी को पता है। उसके बावजूद इसको लोन दिया जाना, मतलब कि ये तो फिर आप ऐसी कंट्रीज को रहे वो बढ़ावा दे रहे हो जो बेसिकली वैश्विक शांति और वैश्विक व्यवस्था का पालन नहीं कर रही हैं। यस, तो ये तो गलत बात हुई। आपका क्या विचार है इस चीज को लेकर? मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताना। तो हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आईएमएफ का लोन पाकिस्तान को जो गया है, ये जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम समझेंगे आईएमएफ का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये है मेन टॉपिक जो आपको समझना है। और पाकिस्तान को क्यों लोन दिया गया और इंडिया ने इस पर ऑब्जेक्शन क्यों उठाया, तो उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये बात आप जानते ही हैं। तो 9 मई 2025 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उसका जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने पाकिस्तान को $1 बिलियन का इमीडिएट लोन अप्रूव किया है अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख लीजिए कि आईएमएफ आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली 8,500 करोड़ का लोन दिया है। और ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और इसको अंडरलाइन करेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जो अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए
आपको क्या लगता है डेवलपिंग कंट्रीज आईएमएफ से लोन क्यों लेती हैं? क्यों जरूरत पड़ती है कंट्रीज को आईएमएफ से लोन लेने की, और आईएमएफ किस पर्पस के लिए लोन देता है? हालांकि आपको शायद याद हो तो कुछ दिनों पहले इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको उसको कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर मुझे बताना है। तो ये लोन गाइस 37 मंथ्स के एग्रीमेंट का पार्ट है, जो 25 सितंबर 2014 को 2024 को अप्रूव हुआ था, जिसका टोटल अमाउंट था $7 बिलियन। अब तक पाकिस्तान $2.1 बिलियन रिसीव कर चुका है। इसके अलावा आईएमएफ ने रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी आरएसएफ के अंडर भी $1.4 बिलियन का लोन अलाउ किया है, अप्रूव किया है पाकिस्तान के लिए। अब इंडिया ने जो है वो इसको ऑब्जेक्शन, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, इंडिया ने जो है वो इसका ऑब्जेक्शन जो है वो क्यों किया? तो इंडिया ने इस डिसबर्समेंट पर कड़ी आपत्ति जताई है, यानी कि उसको जो लोन मिला है इस पर हमने कड़ी आपत्ति जताई, स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्केलेशन और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मिसयूज का कंसर्न है, कि पाकिस्तान जो है वो इस लोन से अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं करेगा, बल्कि उससे अपनी मिलिट्री जो आप कह सकते हैं कि डिटरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो आप, या मिलिट्री इक्विपमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो आप, तो वो चीज के परचेजिंग या मिलिट्री प्रोक्योरमेंट ये करेगा। अगर सिंपल शब्दों में और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो ये उस पैसे से मिलिट्री प्रोक्योरमेंट करेगा, मिसाइल खरीदेगा, टैंक्स खरीदेगा, टेक्नोलॉजी खरीदेगा, राइट, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ये चीज जो है वो गलत करेगा, ये बात आप लोग जानते ही हैं। तो इसी चीज पर हमने आपत्ति जताई। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने ये चिंता इसलिए उठाई है क्योंकि आईएमएफ का पैसा अगर सिक्योरिटी खतरे में यूज हो तो रीजनल शांति को खतरा हो सकता है। यस ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये पैसा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है, कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए दिया जा रहा है, और आप अगर इस पैसे का उपयोग मिलिट्री प्रोक्योरमेंट के लिए करोगे, दूसरों को डराने के लिए करोगे, तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। यस। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या है, क्योंकि यही इस टॉपिक का मेन वो है, आप कह सकते हैं कि चीज, मेन चीज जो आपको समझनी है। ये एक ऐसा आईएमएफ लोन प्रोग्राम है जो उन कंट्रीज को दिया जाता है जिनके पास डीप रूटेड स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम होती है। आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ऐसी कंट्री को ये लोन दिया जा रहा है जहां पर बहुत ही ज्यादा आर्थिक संकट है, जिन कंट्रीज के अंदर उनको ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी दी जाती है। आर्थिक संकट जैसे ब्रैकेट में लिख लो, फिस्कल डेफिसिट, लो रेवेन्यू कलेक्शन और वीक गवर्नेंस, कि उनका शासन जो है वो कमजोर है। ऐसे देश जिनका शासन जो है वो कमजोर है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, टैक्स बेस कम है, उसको और अच्छे शब्दों में आप जो है वो लिख सकते हो कि जैसे कि आप ये लिखिए, फिस्कल डेफिसिट जिस कंट्री के अंदर ज्यादा है, राजस्व घाटा जिसको हम लोग बोलते हैं, जिनका रेवेन्यू कलेक्शन कम है, जिनके यहां सबसे बड़ी समस्या जो है वो कौन सी है? वीक गवर्नेंस की, कमजोर शासन की। क्या है कि मेरे घर के सामने म्युनिसिपैलिटी का काम चल रहा है, तो बस वही गाड़ी को आगे पीछे करना, ये करना वो करना, परेशान कर रखा है। यहाँ पर आपको शायद आवाज आ रही हो, नहीं आ रही हो, आई डोंट नो। पूरी खुदाई जो है वो चल रही है सामने। तो बस अपनी जो गाड़ी खड़ी रहती है तो बार बार उसको कभी आगे करो पीछे करो, बिल्कुल कोई मैनेजमेंट ही नहीं है इन लोगों का। चलो एनीवेज, तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक्सटेंडेड, समझ में आ गया आपको कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी उन देशों को दिया जाता है जिनकी स्थिति खराब है। भाई आप 3 पॉइंट्स लिखे हैं, फिस्कल डेफिसिट है, लो रेवेन्यू कलेक्शन है, और गवर्नेंस शासन उनका वीक है। तो ये एक रीपेबल लोन होता है, ग्रांट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखो, ये एक ऐसा लोन होता है कि जिसको रीपे करना होता है, राइट, दिस इज रीपेबल लोन। इसका मतलब ये नहीं कि आपने, आपको चुकाना नहीं, आपको चुकाना है। ये लोन लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, यूजुअली 3 साल या ज्यादा के लिए। नेक्स्ट लिखिएगा, 3 इयर्स प्लस के लिए ये लोन जो है वो रहते हैं, मोर देन 3 इयर्स। ठीक है, और इसमें स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज होती हैं, स्ट्रिक्ट कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट में लिख देना, स्ट्रिक्ट कंडीशंस। इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो स्ट्रिक्ट होती हैं, राइट। तो ये चीज समझ में आ गई। देखो कितने प्यार से मैंने आपको लिखवा दिया बुलेट पॉइंट्स। अब देखो आपको समझ में आ गया है। अब कोई आपसे पूछेगा कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या है, तो आईएमएफ का एक टाइप है लोन देने, प्रोवाइड कराने का। ये उन कंट्रीज को दिया जाता है जहां पर फिस्कल डेफिसिट का इशू है, जहां पर लो रेवेन्यू कलेक्शन है, जहां पर वीक गवर्नेंस है। ये लोन ऐसा होता है जिसको रीपे करना होता है, ये ग्रांट नहीं होता, ये अनुदान नहीं होता।
नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख दोगे कि ये 3 साल या उससे ज्यादा के लिए लोन होता है और ये कंडीशंस के साथ दिया जाता है, यानी कि कंट्री को कुछ चीज करनी पड़ती है, उस आधार पर ये लोन जो है वो दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जिनकी इकोनॉमिक वीक बेस जो है वो वीक है और कर्जा रीपेमेंट में प्रॉब्लम्स आती है, उनके लिए ईएफएफ डिजाइन किया गया है, राइट, कि वो लॉन्ग टर्म तक जो है वो आराम से इजीली लोन जो है वो दे सके। बट देना नहीं चाहिए, वापस दे ही नहीं पाएगा पाकिस्तान, तो क्या करोगे फिर आप? तो इसका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि भाई एक कंट्री को कहा जाता है स्ट्रिक्ट, मैंने आपको बताया ना स्ट्रिक्ट कंडीशन, वो कंडीशन ऐसी होती है कि उस कंट्री को अपने टैक्स सिस्टम को आईएमएफ के एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज करना रहता है, यानी कि जैसा वो रिकमेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। उनको अपने फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी को बूस्ट करने पर फोकस करना रहता है कि रेवेन्यू ज्यादा कैसे कलेक्ट करें, उस पर ये लोग फोकस करें, राइट। तो ये चीज है, उस कंट्री के अंदर मुद्रा फीसदी को कम करने के ऊपर उपाय जो है वो दिए जाते हैं, राइट। तो ये फैक्ट बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आईएमएफ का लोन देना एक फाइनेंशियल स्टेप है, लेकिन इसका जियो पॉलिटिकल इंपैक्ट भी होता है, स्पेशली जब वो एक ऐसी कंट्रीज को दिए जा रहे हैं जिसके साथ इंडिया की टेंशन है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया तो बोलेगा ही ना कि भाई आप क्यों दे रहे हो उसको, ऐसी कंट्री को जो बेसिकली टेररिज्म को जो है वो सपोर्ट कर रही है, और इस बारे में पूरी दुनिया जानती है। इवन एफएटीएफ की ये ग्रे लिस्ट में आ चुकी है, पाकिस्तान जैसी कंट्री आप उसको जो है वो लोन दे रहे हो, तो ये है चिंता वाली विषय। और इस चीज के कारण क्या होगा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऐसे इंस्टीट्यूशन पर दूसरी कंट्रीज के ट्रस्ट जो है वो गिरते जाएंगे कि भाई ये क्या हो रहा है ना। और वो भी इस समय पर लोन दिया गया जिस समय पर इंडिया के साथ उसकी टेंशन बढ़ी हुई थी। तो ये चीज है, बस दैट्स इट। कोई कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रेस में होती है, क्राइसिस में होती है, जिनका सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, राइट, बुरी तरह से फेस कर रही होती हैं इश्यूज को, जहां पर इन्वेस्टमेंट कम है, गवर्नेंस का इशू है, तो उनको बेसिकली जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं इस प्रकार के लोन्स। ठीक है। अब ये अप्रूवल स्टेजेस वगैरह यहाँ पर जो है वो दी हुई है। और 1980 से पाकिस्तान की इकोनॉमी ने जो है वो विटनेस किया हमेशा से डेट्रियोरेशन, यानी कि डूबती गई है उसकी इकोनॉमी, राइट। बट मिलिट्री पर उसने धमाधम खर्चा किया है। सोचो आप, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है बट हथियार पूरे हैं पर पर्याप्त। तो इसी सन में आ रहा है कि उसका इंटेंशन जो है वो क्या रहता है। 2023 में पाकिस्तान की जीडीपी जो है वो 338 बिलियन यूएस डॉलर थी, राइट, जो 2017 में थी उससे भी कम, राइट। इन्फ्लेशन, मुद्रा फीसदी वहां पर बहुत ज्यादा है। जाकर देखो वहां पर ऑल्टो कार जो होती है ना अपने यहाँ, अपनी वाली, तो आपने कुछ रील्स वगैरह देखी होगी जिसमें लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ की जो बाइक्स है, बुलेट हुई, ये सब बाइक्स हुई, इसको देखकर उन लोग को लगता है कि सुपर बाइक है वहां के आम जनता को, जो कई हमारी ऐसी नॉर्मल सड़कों में कहीं पर भी जो है वो देखने को मिल जाती है। वो वहां के लोगों को लगता है कि यार वाह यार इंडिया। वहां के जेन्युइनली लोगों से उनका रिव्यू पूछो तो वो खुद ही बोलते हैं कि इंडिया ज्यादा बेहतर है। ऑब्वियसली है ना, क्योंकि आपकी कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है वो गवर्नेंस है ही नहीं, शासन प्रॉपर है ही नहीं। ये लोग जो है वो सिर्फ टेररिज्म पर मिलिट्री एक्सपेंडिचर करते हैं। लोगों के पास खाना है, कपड़ा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे पास बंदूक होनी चाहिए, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो बारूद बंदूक खाओगे तो खाओ भाई बैठ के, क्या करें अब। यहाँ पर इन्फ्लेशन भी इनका बहुत ज्यादा है, मुद्रा फीसदी। तो यही इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। इतना डिटेल में आपको जाने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस गाइस यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक। और इंडिया को चिंता बस यही है कि भाई ये मिलिट्री पे जो खर्चा करता है दैट इज रॉन्ग। तो मैं उम्मीद करता हूं, अभी जो टॉपिक, ये जो मेन टॉपिक था जो आपके लिए आज समझने वाली चीज जो थी इसके अंदर, वो था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। होपफुली आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आया है तो लाइक का बटन जरूर हिट करना। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्रॉपर तैयारी के लिए मैंने आपको बताया ही है कि इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करें। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, डिटरेंस पॉलिसी के बारे में मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया हुआ है। डिटरेंस पॉलिसी का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर आपने अपने घर पर बंदूक रखवाई, है ना, आपने बुलेट प्रूफ जो है वो गाड़ी खरीद ली, राइट। हालांकि आपको जरूरत नहीं है, फिर भी आप ये कर रहे हो। क्यों? लोगों को दिखा रहे हो आप कि बेटा मुझसे मत उलझना। है, होता है ऐसा, जैसे जो लोग पैसे वाले होते हैं, राइट, आगे चल के आपके पास, मतलब आप, आपकी बात नहीं, आपको तो सरकार पूरी चीज जो है वो देगी। जैसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह की हम बात करें, उसके घर के बाहर बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं। भौकाल, मतलब कुल मिलाकर डिटरेंस इज द भौकाल, कि भाई देख लो, हमसे उलझोगे तो हमारे पास ये पूरी चीज जो है वो दी हुई है। आप देखिएगा 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, है ना, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे को,
परेड वगैरह जो होती हैं, उसमें हमारे पूरे जितने भी हमारे डिफेंस के जो प्रोक्योरमेंट होते हैं, जो भी खरीदारी हमने करी है, या जो हमने टेक्नोलॉजीज तैयार करी है, बनाई है इंडिजीनियसली स्वदेशी, तो वो हम डिस्प्ले करते हैं, है ना। अलग अलग मेले लगते हैं, शिविर लगते हैं, है ना, जिसमें हम लोग जो है वो डिस्प्ले करते हैं हमारी पावर को, मिलिट्री पावर को। क्यों करते हैं? दुनिया को बताने के लिए, बेटा हमारे पास भी हथियार रखा है, हमसे उलझोगे तो मारे जाओगे, है ना, पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, है ना। दिस इज कॉल्ड दिखावा। दिखावा करना मतलब पीपल, ये उसलिए नहीं होता कि आप बिल्कुल चला ही दोगे, ये इसलिए होता है लोगों को डराने के लिए, बताने के लिए कि हम भी किसी से कम नहीं है। दैट इज द डिटरेंस पॉलिसी। सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया। अब बढ़ते हैं आगे। तो इंडिया की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को रीडिफाइन करता है इंडिया का नया डिटरेंस डॉक्ट्रिन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो इसको हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर गाइस इंडिया की स्ट्रेटेजी का एक टर्निंग पॉइंट था, ये आपको समझना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था पहलगाम टेरर अटैक के रिटेलिएशन में। ये बात आप सभी जानते हैं, मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम, जम्मू कश्मीर में, और वहां पर उसके बाद फिर हम लोगों ने रिटेलिएट किया। जायश ए मोहम्मद के कैंप्स वगैरह जो है वो हमने डिस्ट्रॉय जो है वो किए। लश्कर ए तैयबा, जायश ए मोहम्मद और भी काफी सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके कैंप्स हमने डिस्ट्रॉय किए। 100 से ज्यादा टेररिस्ट को जो है वो उड़ा दिया हमने, है ना, इस इंसिडेंट्स में। तो ये एक जॉइंट ऑपरेशन था इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी का। जायश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर जो था बहावलपुर में, लश्कर ए तैयबा का बेस जो था मुरीद के में, इसको हमने बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। हाई प्रेसिशन वेपन्स का इस्तेमाल यहां पर हुआ, जैसे कि स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर बॉम्ब्स, कैमिकेस ड्रोन्स, इन सब का उपयोग हमने किया, यानी कि बहुत ही शानदार हमने वेपन्स का उपयोग जो है वो किया हमारे। तो स्पेशल स्ट्रेटेजी ये थी कि ग्राउंड ट्रूप्स यूज नहीं किए गए, इंस्टेड स्टैंड ऑफ प्रेसिशन स्ट्राइक किए गए, जिससे कि ट्रूप रिस्क और कम हो और इंपैक्ट मैक्सिमम हो, यानी कि कैजुअलिटी जो है वो कम हो और इंपैक्ट जो है वो ज्यादा हो। हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, हमने लॉन्ग रेंज मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, इनका जो है वो इस्तेमाल किया। किस पर्पस के लिए? कि भाई हमारे ट्रूप्स को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे सोल्जर को कुछ नहीं होना चाहिए। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और उड़ा दिया उनके कैंप्स, और बिल्कुल सटीक, कि जिससे कि किसी भी रेसिडेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, चाहे इंडिया के चाहे पाकिस्तान के, ऑब्वियसली इंडिया के तो नहीं, बट पाकिस्तान के किसी भी रेसिडेंट या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के किसी भी आम जनता को नुकसान ना पहुंचे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस्तेमाल किए इस प्रकार के हाई प्रेसिशन वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। अब बात आप समझिए, ये नया जो हमारी डॉक्ट्रिन अब सामने आ रही है, ये देखो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैंने ये पूरी चीज अभी आपको बताई। तो हमारी जो नई जो स्ट्रेटेजी आई है वो क्या है, उसमें पहला पॉइंट चाहो तो लिखो आप, अब ये पॉइंट लिखो आप, इंडिया की नई डॉक्ट्रिन क्या है इसमें नया, ये लिखिएगा आप। न्यू मिलिट्री स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया, नई सैन्य रणनीति, भारत की नई सैन्य रणनीति। पहला पॉइंट, रिस्पॉन्स ऑन इंडियन टर्म्स। इंडिया अब अपने टाइम, प्लेस और मेथड के अकॉर्डिंग रिटेलिएट करता है। नो मोर पैसिव वेट एंड वॉच। हम पहले पाकिस्तान से रिप्लाई आने का वेट करते थे कि वो क्या रिप्लाई करेंगे, कहीं इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि नहीं। हम वेट करते थे कि यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल एजेंसीज आए, हस्तक्षेप करें, है ना। हम भाषणबाजी करते थे, बट हमने बोला नहीं, हम समय पर कार्रवाई करेंगे, जगह चुनेंगे और अटैक करेंगे। अब वो स्ट्रैटेजी हमारी चली गई कि वेट एंड वॉच वाली। अब रिटेलिएशन की स्ट्रेटजी आ गई है। पहला पॉइंट, रिस्पॉन्स ऑन इंडिया टर्म्स। हम अपने टर्म्स पर अब रिस्पॉन्स करते हैं, हम दूसरों के टर्म्स पर, दूसरी इंटरनेशनल एजेंसीज के टर्म्स पर रिस्पॉन्स नहीं करते। हम बोलते हैं हमें तकलीफ हुई है तो हम ही वार करेंगे, हमारा नुकसान हुआ है तो हम खुद लड़ेंगे। तो दैट इज अवर न्यू स्ट्रेटेजी। ये लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये स्ट्राइक्स कैलिब्रेटेड, प्री एम्प्टिव और पॉलिटिकली ओन्ड है, यानी कि हमारी खुद की स्ट्रेटेजी है, सोची समझी पूरी चीजें जो हमने खुद डिजाइन करी, किसी को पता लगने नहीं दिया, और ऐसा अटैक किया कि इनके समझ में आ जाए कि इंडिया अब चुप बैठेगा नहीं, घुस के मारेगा।
पहली स्ट्रैटेजी। दूसरी स्ट्रैटेजी, जीरो टॉलरेंस फॉर न्यूक्लियर ब्लैकमेल। जो ये साले पाकिस्तानी ब्लैकमेल कर रहे थे हम लोगों को कि न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। अभी हमारे यहाँ अब जैसे न्यूज आ रही थी कि मोदी जी अजीत डोभाल साहब के साथ, राजनाथ सिंह जी के साथ, सबके साथ, हमारे जो सीडीएस हैं इन सब के साथ मिलकर जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं। ये बार बार न्यूज आ रही थी। पाकिस्तान की तरफ से एक न्यूज आई। पाकिस्तान बोलता कि अब हम हमारे न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स के साथ जो है, यानी कि न्यूक्लियर लॉन्च करने वाली जो टीम है उनके साथ जो है वो मिलकर मीटिंग करेंगे। अब ब्लैकमेल था ये। तो अब इस प्रकार से न्यूक्लियर ब्लैकमेल या टेररिज्म को टॉलरेट हम नहीं करते। अब ये नेक्स्ट पॉलिसी हमारी ये हो गई कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लफ, जैसे वी विल प्रेस द न्यूक्लियर बटन, को भारत ने रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला वी विल प्रेस द न्यूक्लियर बटन, हमने बोला दबा, औकात दे दो, तेरा जब तक पहुंचेगा उससे पहले तेरा पाकिस्तान उड़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया ने क्लियर किया टेररिज्म के पीछे न्यूक्लियर शील्ड नहीं चलेगी। अगर तुम टेररिज्म करवा रहे हो और पीछे से धमकी दे रहे हो कि न्यूक्लियर बटन दबा देंगे, तो बेटा तुम्हारी धमकियों सब डरेंगे नहीं हम। वो कहानी होती है ना कि शेर आया वाली धमकी दी उसने, है ना, कंटिन्यूअस है वो दे रहा है। पहले हम चुप थे, हमने बोला अब बेटा भेज ही दे तू शेर को, उसको भी देख ही लेंगे। है, पाकिस्तान का शेर इंडिया के शेर से बहुत ताकतवर है भाई, क्या ही बोले। पाकिस्तान में तो नकली शेर है, उसको भी बेचारे को जो है वो पता नहीं घास खिला के बड़ा बड़ा किया होगा, कहीं से लेके आए होंगे अगर पकड़ के उसको। तो हमारे यहाँ तो हाथी पे बैठा दिया जाता है, हाथी पे बैठा के घुमाया जाता है देखिए वो रील, शेर को भी चल बेटा तू भी सवारी कर, और उसके कान पकड़ के खींचे आते हैं। किस किस ने देखी है बताना मुझे। बड़ी खतरनाक रील थी वो, कि हाथी के ऊपर जो है वो शेर बैठा हुआ है और जो व्यक्ति है वो उस शेर का भैया ऐसे कान पकड़ के खींच रहा है। मैंने गजब यार। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेरर ग्रुप एंड स्टेट स्पॉन्सर। अगर तुम एक कंट्री और अगर तुम टेररिज्म को फंड कर रहे हो तो बेटा तुम्हें भी हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिशियल्स अगर टेररिस्ट के फ्यूनरल में होते हैं तो उन्हें भी स्टेट कंप्लाइंस माना जाएगा। ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी झंडे में जो है वो लपेट के टेररिस्ट को जो है वो शहादत दे रहे हैं। तो कहां से हम यकीन ना माने भाई कि तुम टेरर फंडिंग नहीं कर रहे हो, टेररिस्ट का सपोर्ट करते हो बैठ के और हमें बोलते हो। ये बात दुनिया अब समझ चुकी है, इसलिए तो दुनिया हमारे साथ है यार। अच्छा भाई, पाकिस्तान के साथ कौन सी कंट्री शामिल थी इस मुद्दे में? कौन सी कंट्री ने पाकिस्तान के ऊपर हाथ रखा था? कोई मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बता सकता है, जिसको अपडेट है पूरी, जिसने मेरी क्लासेस ली है वो बता देगा। स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर तुम कंट्री हो, ऑफिस कंट्री के ऑफिशियल्स हो, और अगर तुम टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो तो बेटा तुम भी टेररिस्ट की कैटेगरी में ही रखेंगे तुम्हें और उड़ा दिए जाओगे तुम भी। तो आपके हिसाब से क्या इंडिया को और एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए टेररिज्म पर? कमेंट बॉक्स पे लिख कर दो, मुझे पता है आप लोग का आंसर। अब सुनो, अगेन ये पॉइंट्स लिख लिए ना आपने, बिल्कुल ये सब पॉइंट जो है बस आपको लिखना है कि ये अब हमारी नई स्ट्रेटेजी जो है बन गई है। ये चीज आपसे मेंस में पूछी जा सकती है। इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेटेजी का इवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ? गोली गलवान के बाद साइबर, ड्रोन्स और स्पेस वॉरफेयर में हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एयर लॉन्च वेपन से एनिमी टेरिटरी में स्ट्राइक करना इजी हो गया है, ट्रूप रिस्क जिसमें जीरो होता है। तो हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर जो है वो कर रहे हैं। अब हम लड़ाई में टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। स्ट्राइक इंपैक्टफुल होती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट ना हो इस पे भी ध्यान दिया जाता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि मीडिया और मैसेजिंग का यूज होता है। तो हम लोग जो है वो इस चीज पर भी जो है वो ध्यान देते हैं कि सिर्फ अटैक जो है वो नहीं करना है, मीडिया को भी जो है वो अपने साथ में रखना है और उन लोग को इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो उन लोग की बेइज्जती जो है वो कर डालना है। क्या हो बेटा कि हमसे उलझोगे तो हर जगह बदनाम कर दिए जाओगे, कहीं बैठने लायक नहीं बचोगे। ये इंडिया की नई स्ट्रैटेजी है, बहुत बढ़िया लगती है मुझे ये स्ट्रैटेजी अब जो आ रही है। इंडिया फॉर्मली कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट नहीं करता, पर उसकी कैपेबिलिटी रख रख रहा है, राइट। मतलब रैपिड इंटीग्रेटेड अटैक हम लोग जो है वो कर रहे हैं, बट साथ ही साथ बताते तो हम हैं, मतलब सामने वाले को ऐसा फील कराते हैं कि भाई नेक्स्ट सेक्शन हमारा यही होगा कि यार अब देखो हुआ क्या,
हमने जो है वो ब्लैकआउट करवाया हमारी कंट्री में, है ना। हमने बोला, आदेश जारी किए कि सभी लोग जो है वो रेडी हो जाओ ब्लैकआउट्स के लिए। तो उन लोग को लग रहा था बेवकूफों को कि अभी तो ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, अभी तो उनको टाइम लगेगा कुछ करने में। तो आपका जो नेक्स्ट मूव है ना, वो सामने वाले को पता ही नहीं लगना चाहिए। ऐसा काम करो। प्रिपरेशन भी कर रहे हो, चुपचाप जो है वो प्रिपरेशन जो है वो करो, किसी को पता ही नहीं लगना चाहिए। किसी से मिलो, आती है चीजें तो भी चुप रहो, शांत। आपको सिर्फ आंसर देना है अपने एग्जाम वाले दिन। बाकी जो आसपास जो लोग ये आपके हैं ना, जो आपसे ये पूछताछ करने के लिए आ जाते हैं कि भाई ये बता दो, ऐसा कर दो, ये नोट्स दे दो, दूर रहो इन लोगों से। बोलो कि यार मैं तो पढ़ ही नहीं रहा, मुझे नहीं पता। और सबसे बड़ी गलती करते हो आप, किसी को बता करके आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या पीएससी की तैयारी कर रहे हो। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। शांति से चुपचाप तैयारी करो, सिलेक्शन लो। दुनिया को सिलेक्शन के बाद ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। अभी बता दोगे तो नो वन वांट्स यू टू बिकम सक्सेसफुल। ये बात, मेरी बात ध्यान से सुन लो। नेगेटिव वाइब्स लोग देते हैं, नेगेटिव एनर्जी देते हैं, बोलते हैं ना बुरी नजर लग जाती है। वो बुरी नजर नहीं होती, वो नेगेटिव वाइब्स होती हैं। आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिव वाइब्स के कारण आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए तो देखना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपनी चीजें पूरी होने के बाद ऐलान करते हैं कि कर दिया। इंडिया अटैक करने से पहले चिल्ला नहीं रहा था कि अटैक कर देंगे, अटैक कर देंगे। कर दिया। समझे आप। तो ये चीजें हैं बस। बाकी ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं था, ये एक नए इंडिया का सिग्नल था, जो चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। एयर डिफेंस सुपीरियरिटी हमने दिखाई, स्मार्ट डिटरेंस हमने दिखाया, ऑपरेशनल रेडीनेस हमने दिखाई कि देखो कोई भी स्थिति होगी तुरंत हम रेडी हो जाएंगे, हमारी तीनों फोर्सेस जो है वो रेडी हो जाएंगी और अटैक कर देंगी। तो ये चीज है। और फ्यूचर वॉरफेयर के लिए ऑब्वियस ही बात है कि इंडिया ने जो है वो क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स को जो है वो अब इफेक्टिव तरीके से कम करवा दिया है। और अपनी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर रिटेलिएशन को जो है वो शामिल कर दिया है कि भाई बदला हम ले लेंगे। प्रतिशोध को नीतिगत साधन जो है वो बना दिया। कितना बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है। और ग्लोबल टेरर ऑपरेशंस को अब हमने जो है वो लिंक करना जो है वो शुरू कर दिया है कि स्टेट अगर स्पॉन्सर करेगा तो उसको भी जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। बस यही चीज थी गाइस इस पूरे टॉपिक के अंदर। होपफुली आपको पूरी चीज जो है वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात जो है वो हो रही है इंडिया के ई वेस्ट के बारे में। ये सिर्फ टॉपिक जो है वो सुनिएगा, इसमें कुछ आंकड़े होंगे, अगर काम के तो वो मैं आपको लिखवा दूंगा। बाकी ध्यान से सुनिए। ई वेस्ट फ्लोर प्राइसिंग इन इंडिया, ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 से डायरेक्टली रेलिवेंट है। एनवायरमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें आएगा ये टॉपिक। तो आओ समझेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो ई वेस्ट इन इंडिया आज की डेट का सिनेरियो क्या है। तो इंडिया में 6 साल में 150% से ज्यादा ग्रोथ हुई है ई वेस्ट जनरेशन में। लिख लो, ये मेंस में यूज कर सकते हो कि इंडिया का ई वेस्ट जनरेशन जो है वो 6 सालों में 150% जो है वो बढ़ गया है। बस इतना लिख सकते हो आप। मेंस की हेडलाइन के लिए ई वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप जानते ही हैं। तो उसकी हेडलाइन के लिए आप ये चीज जो है वो लिख सकते हैं। और 2017-18 में 7.08 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 17.78 लाख मैट्रिक टन हो गए हैं। लिखने की जरूरत नहीं। इंडिया अब टॉप 5 ई वेस्ट प्रोड्यूसर में आता है, चाइना, यूएसए, जापान, जर्मनी के साथ। लिख लेना, टॉप 5 ई वेस्ट प्रोड्यूसर ये पूरी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। ये चीज ध्यान में रखिएगा आप। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के अंडर कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई, जैसे कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैं समझा चुका हूं आपको पहले भी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएंगे कि ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पता है आप लोगों को, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर्स, ब्रांड ओनर्स को अपने प्रोडक्ट के फुल लाइफ साइकिल के वेस्ट के लिए उनको जिम्मेदार बनाया गया है कि अगर कोई कोई कंपनी है फोन बेच रही है, तो वो ये इंश्योर करे कि ये फोन जब मार्केट में आ रहा है तो ये जब पूरी तरह से खराब हो जाए तो आप इसको वापस जो है वो अपने पास ले लो। यानी कि जो आपने वेस्ट प्रोड्यूस किया है, जो आपने वेस्ट इस एनवायरमेंट में छोड़ा है, उसको आप ही को कलेक्ट करना है। जिसने छोड़ा है उसी को कलेक्ट करना है। तो ये है बेसिकली एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज। फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट सिस्टम भी जो है वो हमने शुरू किए हैं, ये भी लिख लीजिए आप। सर्टिफिकेट सिस्टम, है ना। ऑथराइज रिसाइकलर से सर्टिफिकेट खरीदने होते हैं, जिसे फुलफिल करना मैंडेटरी है, राइट। नेक्स्ट, डिजिटल ट्रैकिंग पोर्टल भी है ट्रांसपेरेंसी के लिए। बट पता है ये सब चीजें तो हैं हमारी, बट क्या ये मैंडेटरी है? अभी नहीं है। बट यस, इसको इन फ्यूचर मैंडेटरी बनाया जाएगा बहुत ही जल्दी।
क्योंकि ई वेस्ट एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ी चुनौती है इस एनवायरमेंट के लिए। पब्लिक के बीच में अवेयरनेस हम लोग जो है वो क्रिएट जो है वो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। यस, ठीक है। अब यहां पर आपको ये समझना है कि ये फ्लोर प्राइसिंग है क्या, ये लिख लेना यहां पर। ये टॉपिक या ये टर्म जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फ्लोर प्राइसिंग। कि व्हाट इज फ्लोर प्राइसिंग गाइज? ये एक मिनिमम गारंटी प्राइस है। पहला पॉइंट लिख लो, मिनिमम गारंटी प्राइस। किसके लिए? ईपीआर सर्टिफिकेट्स के लिए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स के लिए, जिसे ऑथराइज रिसाइकलर को फेयर कंपनसेशन मिले। जिससे ऑथराइज रिसाइकलर को फेयर कंपनसेशन मिले। इससे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में प्राइस क्रैश नहीं होता और इन्वेस्टर्स को सर्टेनिटी मिलती है। ये सेफ और साइंटिफिक रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी में फॉर्मल इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट करता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मुझे पता है अभी भी आप में से काफी सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई, और ऑब्वियसली नहीं आएगी, अब समझ में आएगी। पर अगर कोई रिसाइकलर प्रॉपरली टॉक्सिक मेटल्स जैसे कि गोल्ड, कॉपर, इसको एक्सट्रैक्ट करता है, तो उसको मिनिमम प्राइस मिलना चाहिए, ताकि इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस खत्म हो। मतलब और भी सिंपल सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है किसके लिए? खेती किसानी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। यस, कि किसान को एक मिनिमम प्राइस मिलेगा इस क्रॉप के प्रोडक्शन का। ऐसे ही ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये इंश्योर करेंगे कि जो रिसाइकलर है, जो रिसाइकलिंग कर रहा है इन ई वेस्ट की, उनको एक मिनिमम प्राइस मिलेगा रिसाइकलिंग के लिए। समझे आप ये चीज? तो इसीलिए ये फ्लोर प्राइसिंग लाया गया। तो फ्लोर प्राइसिंग मिनिमम गारंटीड प्राइस ईपीआर सर्टिफिकेट्स के लिए है ना, जो ऑथराइज रिसाइकलर को फेयर कंपनसेशन मिले, बस दैट्स इट। तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में इससे प्राइस क्राइस जो है वो नहीं होंगे, कि कम से कम प्राइस रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को मिलेगा। अब इससे फायदे जो है वो क्या होंगे? देखो, पहली चीज तो स्टेबिलिटी आएगी मार्केट में। इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो स्टेबिलिटी नहीं होती तो डिस्करेज होता है। अब ये डिस्करेज नहीं होगा, काम होगा, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में ही रिसाइकलिंग हो रही है सबसे ज्यादा। जो प्रीशियस मेटल्स हैं इनकी बेटर रिकवरी होगी, जैसे कि काफी सारी डिवाइसेस होती है उसमें गोल्ड होता है, कॉपर होता है ना, उसकी रिकवरी करेंगे प्रॉपर तरीके से। इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, ओपन बर्निंग नहीं होगी, टॉक्सिक केमिकल्स जो है वो अवॉइड होंगे इससे, है ना, तो ये फायदा होगा। सर्कुलर इकोनॉमी सपोर्ट होगी। सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर 4 आर आते हैं, 4 आर, 5 आर भी हो गए अब तो। आप मुझे 5 आर्स कौन से नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ, देखते हैं किसको पता है इसके बारे में। रेवेन्यू जनरेशन बढ़ेगा, ब्लैक मार्केट कैश बेस्ड रिसाइकलिंग इसमें कम होगी, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइंड होगा, राइट। तो ये इससे काफी फायदे हम लोग को देखने को मिलेंगे। बट अगेन इसमें काफी सारे चैलेंजेस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि 90 से 95% रिसाइकलिंग इनफॉर्मल और अनसेफ हैंड्स में है। पब्लिक अवेयरनेस काफी लो है, रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किए जाते, गांव क्षेत्रों में रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की डिसमेंटलिंग काफी कॉस्टली भी होती है और काफी कॉम्प्लेक्स भी होती है। तो हमें नेशनल लेवल पर यूनिफॉर्म फ्लोर प्राइस को इंप्लीमेंट करना होगा आज की डेट में। ये इंपॉर्टेंट है, राइट, इस चीज को करना, जिससे कि सभी रिसाइकलर्स को एक मिनिमम प्राइस जो है वो मिल सके पूरे नेशनल लेवल पर। ईपीआर सर्टिफिकेट सिस्टम को और मजबूत बनाए, है ना। इंडस्ट्रीज को इनकरेज करो मॉड्यूलर और रिसाइकल प्रोडक्ट्स बनाने में। इनफॉर्मल वर्कर्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कोऑपरेटिव्स में इंटीग्रेट करो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर। रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज करो, जिससे कि वो गांव गांव तक पहुंच सके, है ना। तो ये चीजें हैं। तो ई वेस्ट गाइस सिर्फ एक एनवायरमेंट का मुद्दा नहीं है, ये इकोनॉमी, हेल्थ, गवर्नेंस से भी जुड़ा हुआ है। और ईपीआर फ्लोर प्राइसिंग से इंडिया एक फॉर्मल, सेफ और प्रॉफिटेबल रिसाइकलिंग इकोसिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और जिसमें आपको फ्लोर प्राइसिंग मेनली जो है वो समझनी थी। और क्योंकि इससे रिलेटेड ही, फ्लोर प्राइसिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा कि ये किससे एसोसिएटेड है, तो होपफुली अब आपको क्लैरिटी जो है वो मिल गई होगी। अब आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगेन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुनने वाला। तो देखिए, टेरिटोरियल आर्मी की बात हो रही है यहां पर, प्रादेशिक सेना का संगठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनना है इस पर्टिकुलर टॉपिक को। ये जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेरिटोरियल आर्मी क्या है, क्यों एक्टिवेट हुई है, और इसका क्या रोल है, इसको डिटेल में समझेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, ये टॉपिक बहुत काम का है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टेरिटोरियल आर्मी एक्ट 1948 के रूल 33 को लागू किया है।
इसका मतलब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फुल अथॉरिटी मिल गई है टेरिटोरियल आर्मी को एक्टिवेट करने की। ये स्टेप लिया गया है बॉर्डर टेंशन जो हुई थी पाकिस्तान की उसके बाद, राइट। तो क्या आपको लगता है कि इंडिया को बॉर्डर पे और सिविलियन बेस्ड रिजर्व फोर्स एक्सपेंड करनी चाहिए? ये बात, इसका आंसर तभी आप दे पाओगे जब आप समझ पाओगे कि टेरिटोरियल आर्मी क्या है। तो लिख लो आपका टॉपिक टेरिटोरियल आर्मी, और उसमें ये भी लिख लेना ये टेरिटोरियल आर्मी एक्ट भी है, कानून भी है 1948 का, है ना। अब टेरिटोरियल आर्मी क्या है, देखो टीए यानी टेरिटोरियल आर्मी शॉर्ट फॉर्म में, ये एक वॉलंटरी रिजर्व फोर्स है जिसमें प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये पार्ट टाइम सोल्जर के रूप में काम करते हैं। लिख लेना टेरिटोरियल आर्मी मतलब कि ये प्रोफेशनल्स लोग जो होते हैं वो पार्ट टाइम सोल्जर्स के रूप में काम करते हैं, उनको बोलते हैं टेरिटोरियल आर्मी। इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि ये टेरिटोरियल आर्मी होता क्या है। अब आप, आई होप कि अब आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। इसका ऑब्जेक्टिव होता है रेगुलर आर्मी को जो है वो सपोर्ट करना, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर, नेचुरल डिजास्टर और इंटरनल सिक्योरिटी के दौरान। करेंटली टेरिटोरियल आर्मी में अप्रोक्सीमेटली 50,000 लोग हैं अक्रॉस 65 यूनिट्स। और ये जो कानून मैंने आपको बताया 1948 का, इसके अंडर फुली लीगलाइज्ड फोर्स है ये। रूल 33 के थ्रू वॉर टाइम यानी कभी भी जंग होती है तो इसमें ये फुल एक्टिव ड्यूटी पे ये बुलवाई जाती है। तो जो भी प्रोफेशनल्स जो होते हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है टेरिटोरियल आर्मी के तौर पर, तो उनको जो है बुलवाया जाता है जब भी वॉर की सिचुएशन होती है। रोल्स क्या होता है और इनके काम क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, आइए इनको हम लोग समझेंगे। तो ये चीज मैंने आपको बताई हुई थी, टेरिटोरियल आर्मी जो है उसके ओरिजिन 1857 रिवोल्ट के बाद जो है वो देखने को मिले। ब्रिटिश ने जो है वो रीस्ट्रक्चर किया था लोकल मिलिशियास को और वॉलंटियर फोर्स के तौर पर। और पहले जो ये मिलिशियास थे इन्होंने जो है वो मेजर रोल प्ले किया था सेकेंड बोई वॉर के दौरान और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान। 1920 में इंडियन टेरिटोरियल फोर्स जो है वो फॉर्मली स्टैब्लिश की गई थी एज अ कॉलोनियल रिजर्व यूनिट के तौर पर। और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया कि हमें एक डोमेस्टिक ऑक्सिलरी फोर्स की आवश्यकता है, और टेरिटोरियल आर्मी एक्ट जो है वो अगस्त 1948 को स्टैब्लिश किया गया। तो ये है क्या, ये आपको समझ में आ ही चुका है। अब इनके फंक्शन सुन लो आप। देखो, रेगुलर आर्मी को जो है वो कॉम्बैट जोन में लागू किया जाता है, यानी कि लड़ने के जोन में जो है वो लागू किया जाता है, राइट। और ये उनको सपोर्ट करते हैं रेगुलर आर्मी को, राइट। टेरिटोरियल आर्मी रेगुलर आर्मी को सपोर्ट करती है। दूसरा, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी इनका काम होता है। कभी बाढ़ आ जाए, कभी अर्थक्वेक आ जाए, कभी साइक्लोन आ जाए, इस वक्त पे ये टेरिटोरियल आर्मी जो है वो हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, राइट। रेलवेज, पावर, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रखना, राइट। नेशनल इमरजेंसी के समय पर ये भी इनके रोल होते हैं। तो टेरिटोरियल आर्मी में फुल टाइम ड्यूटी नहीं होती, सिर्फ 2 महीने की एनुअल ट्रेनिंग जो है वो होती है। बट जब जरूरत हो तो उनको इमीडिएटली जो है वो डिप्लॉय किया जाता है। इसका ओरिजिन मैंने आपको पूरा बता दिया। इवन कारगिल वॉर में भी इसका इनका उपयोग जो है वो हुआ था। इवन ऑपरेशन पवन जो था श्रीलंका के अंदर उसमें भी उपयोग हुआ। ऑपरेशन रक्षक कश्मीर के अंदर था, उसमें भी ये देखने को मिली ये फोर्सेस, राइट। तो बस यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान ये ऑपरेशन रक्षक भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ऑपरेशन पवन भी जो है वो ध्यान में रखिएगा, ये चीज एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है। तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में टेरिटोरियल आर्मी की रेलिवेंस फिर से हाईलाइट हो रही है। बॉर्डर टेंशन के चलते रेगुलर फोर्सेस पे लोड बढ़ गया है, इसलिए टेरिटोरियल आर्मी मैन पावर बूस्ट प्रोवाइड करता है। और ड्यूअल रोल स्ट्रक्चर होता है इनका, सिविलियन प्लस सोल्जर। इंडिया को कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सोल्यूशन देता है ये, है ना। क्विक डिप्लॉयमेंट भी पॉसिबल होता है, जरूरत पड़ने पर इनको बुला लिया जाता है, और ये ट्रेन फोर्स जो है वो रहती है। बस दैट्स इट, ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब लिखिए आप ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस ऑपरेशन के बारे में हम बात करेंगे जो कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुआ 13 मई 2025 को। लिखना 13 मई 2025 डेट के साथ। इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर की शोपियान डिस्ट्रिक्ट में एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन स्टार्ट किया। सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर किया। तो लिखना इंडियन आर्मी प्लस जम्मू कश्मीर पुलिस पुलिस पर प्लस सीआरपीएफ, इनका ऑपरेशन था ये।
ऑब्जेक्टिव था द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF। ऑब्जेक्टिव क्या था इनका? TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इनके कमांडर यानी कि इस फ्रंट का जो कमांडर है शाहिद कुतै, शाहिद कुतै, कुत्ता ही है, TRF का कमांडर। इसको न्यूट्रलाइज करना, जो पहलगाम टेरर अटैक के मास्टरमाइंड का मास्टरमाइंड माना गया, और 26 सिविलियंस की जान जो है वो गई थी जिस अटैक के दौरान, आप जानते ही हैं। और ऑपरेशन में दो और टेररिस्ट भी न्यूट्रलाइज किए गए। तो ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर का ऑपरेशन था। जो जो आदमी वाकई में कुत्ता जो इन्वॉल्व था, इसका नाम भी है शाहिद कुतै। जो इसका नाम आपको जो है वो दिखाई दे रहा है, शाहिद कुतै, राइट। इसको कुत्ते नहीं बोलो, इसको अब इसमें कुत्ता ही बोलेंगे तो बेचारे कुत्तों की जो है वो है। कुत्ते तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे पशु होते हैं। ये तो पशु कहलाने के लायक भी नहीं है, जानवर कहलाने के लायक भी नहीं, उससे भी बदतर हैं ये लोग। तो TRF का कमांडर, तो इसको न्यूट्रलाइज किया गया और भी दो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। ऑपरेशन शोपियान के एक जंगल में हुआ था, शॉइकल केलार फॉरेस्ट में हुआ था। और काफी घना जंगल था, यहाँ पर टेररिस्ट छुपे रहते थे। और ये एक प्लान टैक्टिकल ऑपरेशन था जिसमें हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर्स हुई, यानी कि गोलियां चली बहुत, पूरे दिन जो है वो गोलियां चली। और शाहिद कुते जो पाकिस्तान बैट लश्कर ए तायबा से भी लिंक्ड है, वो मेन टारगेट था। तो ये चीज थी गाइस, बस इतना ही, बस आपको इस टॉपिक के अंदर जो है पता होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया। हाई प्रोफाइल टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। TRF जैसे ग्रुप्स का मोराल जो है वो और रिक्रूटमेंट पाइपलाइन इससे डिस्टर्ब होती है। इस ऑपरेशन ने क्लियर मैसेज दिया कि इंडिया जो है वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए रेडी है। दो तीन टेररिस्ट जंगल में हो सकते हैं, और अभी भी पता है ऑपरेशन अभी भी अब कंटिन्यूअस चल रहा है इंडिया के अंदर। सभी जितने भी लोग जो कि अ, ये जो पाकिस्तान का जो हम लोग को जितनी भी खुफिया एजेंसीज है ना उनसे कनेक्टेड है, उनको हम लोग जो है पकड़ रहे हैं। ISI के काफी सारे लोग जो है वो रेगुलर बेसिस पर न्यूज पे आप देखो पकड़ाए पकड़ाए जा रहे हैं। तो अब हम बहुत स्ट्रिक्ट हो गए इन सब चीजों को लेकर। तो बस ये जो है वो ध्यान में रखिएगा। शोपियान कभी कभी आपसे पूछा भी जो है वो जा सकता है, और केलार फॉरेस्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पीर पंजल रेंजेस से घिरा हुआ है ये, 2146 मीटर की हाइट पर है। ये टेरेन काफी घना जंगल है, हैवी स्नोफॉल होती है, तो यहाँ पर ये आराम से छुप जाते हैं टेररिस्ट लोग। बट हम इनको इनके हर एक ठिकाने में घुसकर जो है वो अटैक कर रहे हैं। ये है हमारी आज के समय की स्ट्रेटेजी। तो ऑपरेशन किलर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जेनू कुरुबा ट्राइब्स, लिख लीजिए, जेनू कुरुबा ट्राइब्स। ये सदर्न इंडिया में पाई जाने वाली ट्राइब्स हैं, ब्रैकेट में लिखिएगा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाई जाती हैं ये ट्राइबल ग्रुप्स। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, लिख लीजिएगा, PVTG कैटेगरी में आती है। और जेनू कुरुबा जो है उस उनका मतलब होता है हनी कलेक्टर, जो लोग शहद जो है वो कलेक्ट करते हैं। जेनू कुरुबा ऐसी ट्राइब्स हैं जो शहद कलेक्ट करती हैं। शकरगढ़ बल्ज, शकरगढ़ बल्ज, ये लिख लो। ये पाकिस्तान की सियालकोट डिस्ट्रिक्ट में है, रावी और चेनाब नदी के बीच में है। ठीक है। ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर एरिया की, जोन की। शकरगढ़ बल्ज जो है वो एक मेजर लैंड बैटल साइट है जहां पर लड़ाई होती है। स्पेशली ये तब से लड़ाई वाली साइट बन गई है जब से लार्जेस्ट टैंक बैटल्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहां पर देखने को मिले। ठीक है। अभी शेड्यूल एरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की। हालांकि नहीं, मत दो इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूज है वो 1-2 दिन में शायद आपके पास जो है वो आ जाएगी। तो बस गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और पेंडिंग न्यूज में नेक्स्ट संडे जो है वो कवर अप कराता हूँ गाइज। क्योंकि अभी मुझे एकदम अर्जेंट काम से जो है वो थोड़ा आउट ऑफ टाउन जो है वो निकलना पड़ गया। क्योंकि हफ्ते में एक दिन जो है वो अवेलेबल रहता है यार, बट एकदम से काम आ गया, तो पूरे काम भी दूसरे निपटाने पड़ते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं नेक्स्ट संडे को जो है आपको टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आने वाले दिनों में कभी कुछ टाइम अपन को मिल जाता है टॉपिक्स, मतलब इसमें ओवरऑल टाइम में से, तब मैं आपको प्रोवाइड जो है वो करा दूंगा। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। और होपफुली आपको टॉपिक्स अच्छे से सब सर में आए होंगे, पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर जो है वो हुई होंगी। और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच जरूर जो है वो ज्वाइन करिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।
जय हिंद, जय श्री महाकाल।